तो देखा किस तरह से पाकिस्तान के लोग भारत की तारीफ कर रहे हैं। आज बड़े से बड़ा एक्सपर्ट भी मान रहा है कि मिडिल ईस्ट में नया कॉरिडोर जितनी जल्दी शुरू होगा, ड्रैगन को उतनी तेजी से टक्कर मिलेगी। कुल मिलाकर मोदी की विदेश नीति और शानदार कूटनीति का नतीजा है और कामयाबी है, जिसकी तारीफ आज बीजेपी और उसकी सहयोगी दल ही नहीं कर रहे, बल्कि देश में विरोधी भी कर रहे हैं और दुनिया के बड़े बड़े नेता भी। इस मौके पर हमने मोदी की एक बातचीत 7 साल पुरानी निकाली है, जिसमें उन्होंने एक बहुत अहम बयान दिया था। 2016 में वो सिंगापुर के दौरे पर थे और उसे सुनना आज बहुत जरूरी है। मैं जब चुनाव के मैदान में था तो मुझे पत्रकारों ने पूछा था कि आपकी विदेश नीति कैसी होगी। कहता था कि देखिए भाई, जब हम इस जिम्मेवारी को निर्वाह करने की नौबत आएगी तब क्या करना वो देखेंगे, लेकिन मैं इतना विश्वास देता हूं, न हम आंख झुका करके बात करेंगे, और न ही हम आंख दिखा करके बात करेंगे। हम दुनिया से आंख मिलाकर बात करेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने जो वादा किया था उसको निभाया है। न हिंदुस्तान आंख झुका करके बात करता है, न कभी हिंदुस्तान किसी को आंख दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन हिंदुस्तान आत्मविश्वास से भरा हुआ है, वो आंख मिला करके बात करता है। अब दिल्ली में वर्ल्ड लीडर्स का मेला लगा हुआ था। पीएम मोदी उनकी लीडरशिप कर रहे थे, अध्यक्षता में उनके तमाम वर्ल्ड लीडर्स यहां पर एक साथ खड़े थे। सवाल यह कि दिल्ली में वर्ल्ड लीडर्स का मेला, तो भारत को क्या मिला? भारत की अध्यक्षता में दिल्ली में G20 आयोजन का समिट सफल रहा है, जिसमें वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर पर थीम पर पूरे विश्व को समृद्ध बनाने पर चर्चा की गई। इस दौरान भारत की सुपर डिप्लोमेसी की परफॉर्मेंस भी देखने को मिली और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जो इस बार की G20 समिट में हुआ। G20 के सदस्य देश पीएम मोदी के सुर में सुर मिलाते नजर आए। 100 से ज्यादा मुद्दों पर सहमति बन गई और इसी के साथ इतिहास बन गया। आपको एक एक डिटेल, इंपॉर्टेंट डिटेल आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले G20 शिखर समिट के समापन की तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए, जब पीएम मोदी ने G20 के अगले अध्यक्ष ब्राजील को ग्रेवल सौंपा, इसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। डे सिल्वा, जो कि ब्राजील के राष्ट्रपति, यहां पर उनको ग्रेवल देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसी के साथ प्रेसिडेंसी जो है वो ट्रांसफर हो जाती है और प्रेसिडेंसी जो चली गई वो ब्राजील के पास। अब ब्राजील के पास इसे पूरा करने की चुनौती है। हालांकि ब्राजील बार बार इस बात का जिक्र करता रहा है। मैंने भी अपने कार्यक्रम में कई बार जिक्र किया, लाइव में जिक्र किया कि ब्राजील ये मान रहा है कि G20 का इतना सफल आयोजन उसके लिए बहुत चुनौती भरा होने वाला है। G20 की अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डे सिल्वा को सौंपने के बाद पीएम मोदी ने समापन का ऐलान किया और संस्कृत में स्वस्ति अस्तु विश्वस्त कहा, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो, जो भारत सदियों से मानता आया है। सुनिए। मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। भारत के पास अभी G20 की अध्यक्षता 2.5 महीने और रहेगी और इस G20 समिट में जिन प्रस्तावों पर चर्चा हुई है उसकी समीक्षा नवंबर में होगी, जिसके लिए पीएम मोदी ने वर्चुअल समिट करने के लिए सभी राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया है। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। आखिरी सत्र से पहले मेहमान देशों के नेताओं ने राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पीएम मोदी ने सभी नेताओं को खादी का शॉल भेंटकर सबका स्वागत किया और राजघाट के बारे में और साबरमती आश्रम के बारे में जानकारी दी, जहां पर राष्ट्रपिता रहा करते थे। लेकिन उससे पहले तस्वीर देखिए,
जरा फुल स्क्रीन ये तस्वीर दिखाइए, पीएम के लीडरशिप और लीडरशिप के पीछे पीछे पूरी दुनिया। ये तस्वीर आज हर भारतीय को गर्व से भर देने वाली थी। राष्ट्रपिता को नमन करते हुए G20 के सभी सदस्य देश और आमंत्रित किए हुए देश, और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी, जो बाइडेन, ऋषि सुनक एक साथ कदमताल करते हुए, एक तरफ ब्रिटेन अमेरिका तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और पीछे पीछे दुनिया के बाकी लीडर्स जिनके हाथ में इस दुनिया की 85% अर्थव्यवस्था का कंट्रोल है। और इससे ज्यादा पावरफुल तस्वीर आज की तारीख में नहीं हो सकती। जैसा मैंने आपको बताया कि G20 समिट पूरी तरह से कामयाब रहा है, और अब आपको उसकी डिटेल दे देते हैं। G20 समिट में पीएम मोदी के बॉस अवतार की झलक देखने को मिली, इंडियन डिप्लोमेसी की ताकत देखने को मिली, इसका कमाल देखने को मिला, क्योंकि 100 से ज्यादा मुद्दों पर आम देशों की आम सहमति बनवा पाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये इंडोनेशिया भी नहीं करवा पाया था जब पिछले साल वहां पर G20 का समिट हुआ था, और रूस से आग्रह करना पड़ा था उनको कि आप जो प्रेस रिलीज आने वाला है, उससे जो डिक्लेरेंस आने वाला है, उससे पहले आप प्लीज चले जाइए। लेकिन G20 के पहले यह सवाल था कि पता नहीं इस बार ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी होगा या नहीं होगा, क्योंकि सभी देश रूस यूक्रेन युद्ध पर दो हिस्सों में बंटे नजर आ रहे थे। लेकिन घोषणा पत्र पर सभी देशों ने सहमति जताई, जिसे भारत की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। और ये यूं ही नहीं हुआ, असहमति थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने सभी नेताओं से पर्सनली बातचीत की और अपनी गहरी कूटनीतिक सोच और नीति का इस्तेमाल किया, जिसके बाद नई दिल्ली डिक्लेरेंस पर सहमति बनी। अब आपको G20 के उन मेन पॉइंट को सामने रखते हैं जिन पर सहमति बनने से भारत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है, और पहले पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं, इसकी डिटेल आपके सामने लेकर आते हैं। तो ज्वाइंट स्टेटमेंट में आम सहमति बन गई है। अफ्रीकन यूनियन G20 में शामिल हो गया है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बना गया है, रेल लिंक प्रोजेक्ट पर भी सहमति बन गई है, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक मजबूत होगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सहयोग का फैसला लिया गया है, यानी कि यूपीआई का और ज्यादा विस्तार होगा। यूपीआई का विस्तार होगा तो भारत को आर्थिक तरक्की मिलेगी। अब इन पॉइंट्स को एक एक करके आपके सामने डिटेल में रखते हैं, जिसमें सबसे अहम स्टेटमेंट है, जिसे नई दिल्ली G20 लीडर्स डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। इस पर सभी देशों की सहमति बनाना भारत की कूटनीतिक जीत तो है ही, साथ ही भारत के विश्व गुरु बनने की सीढ़ी और पीएम मोदी के लिए बूस्टर है। तो लीडर्स डिक्लेरेशन पर आम सहमति बनाने के बाद पीएम मोदी के चेहरे पर गर्व के साथ विजय का भाव था, और उनके चेहरे से एक अलग ही संतोष झलक रहा था। अब उन्होंने लीडर्स डिक्लेरेशन पर सहमति का ऐलान किया तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। देखिए, हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में हुए G20 लीडर्स और डिक्लेरेशन यानी कि संयुक्त घोषणा पत्र में खास क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, और इसे पास कराना भारत के लिए चुनौती कैसे थी। संयुक्त घोषणा पत्र में जो सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत भारत की रही, उसमें यूक्रेन युद्ध का जिक्र तो है, लेकिन उसके शब्द ऐसे नहीं है जिससे न तो अमेरिका और पश्चिमी देशों को खराब लगे और न ही रूस की आंख में खटके। पिछले G20 समिट में रूस यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर आम सहमति नहीं बनी थी, लेकिन दिल्ली में इस पर आम सहमति बन गई। इसके अलावा सभी देशों ने आतंकवाद के हर रूप की आलोचना की है। घोषणा पत्र में आतंकवाद का 9 बार जिक्र किया गया है। भारत की पहल पर सभी देशों ने वन फ्यूचर अलायंस बनाने पर सहमति जताई है, जिसके जरिए सभी देश सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर काम करेंगे। संयुक्त घोषणा पत्र में ज्वाइंट डिक्लेरेंस में दुनिया में तेजी से विकास करने वाले शहरों को फंड देने का जिक्र किया गया है। इसके तहत ग्रीन और लो कार्बन एनर्जी टेक्नोलॉजी पर काम किया जाएगा। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी पर ग्लोबल पॉलिसी बनाने पर बात होगी। कर्ज पर बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए भारत ने कॉमन फ्रेमवर्क बनाने की भी बात रखी है। एक और अहम मुद्दा, इंपॉर्टेंट मुद्दा, पवित्र ग्रंथों के खिलाफ हिंसा का है। धार्मिक घृणा के मामलों को खत्म करने की दिशा में काम होगा। आपको बता दें कि कनाडा में हाल के समय में, ब्रिटेन में हाल के समय में इस तरह की चीजें बढ़ी थी, जिसको इस G20 समिट में चर्चा किया गया और इस पर भी डिस्कस किया गया। तय ये हुआ कि धार्मिक घृणा और पवित्र ग्रंथों के खिलाफ जो भी मामले होंगे उसे खत्म करने की दिशा में अहम और ठोस कदम उठाए जाएंगे। संयुक्त घोषणा पत्र पर सहमति के लिए भारत काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, लेकिन ये सहमति इतनी आसान नहीं थी। ये बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन ये जीत इतनी आसानी से नहीं मिली।
रूस यूक्रेन युद्ध पर सहमति बनाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। 3 से 6 सितंबर को नू में हुई G20 शेरपा मीट में सदस्य देशों के शेरपाओं के बीच काफी गर्मागर्मी रही। बावजूद इसके सहमति नहीं बनी। इसके बाद पीएम मोदी को अपने पर्सनल इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ा। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर G20 के सदस्य देश दो खेमे में बंटे हुए थे। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश थे, तो दूसरी तरफ रूस और चीन थे। तब पीएम मोदी ने पर्सनल इक्वेशन का इस्तेमाल किया और बताया कि G20 एक इकोनॉमिक फोरम है, न कि जियो पॉलिटिकल मुद्दों को सुलझाने वाला मंच। उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध को ही G20 का इकलौता मसौदा नहीं बनाया जाना चाहिए, जिसका समर्थन ब्राजील, साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया ने भी किया। इसके बाद 83 पॉइंट वाले ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर सभी देश सहमत हो गए और ये मानने के लिए तैयार हो गए कि ये एक इकोनॉमिक फोरम है, जहां पर आर्थिक मुद्दों को लेकर और आर्थिक विकास को लेकर बात होनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर सहमति अहम क्यों थी और इससे भारत को क्या फायदा हुआ और दुनिया में क्या संदेश गया। दरअसल यूक्रेन युद्ध को लेकर ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर आम सहमति नहीं बन रही थी। बावजूद इसके पीएम मोदी अपनी इसी बात पर टिके हुए रहे कि यह समय युद्ध का नहीं है, यह समय बुद्ध का है, बुद्ध की नीतियों का है। और बाद में इसी स्टेटमेंट को घोषणा पत्र में जगह मिली। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि उनकी ग्लोबल कूटनीतिक हर वक्त उनकी ये नीति चौंकाती है और वो सरप्राइज करते हैं। दुनिया में वो शांति चाहते हैं, जिससे दुनिया में पीएम मोदी का कद और ज्यादा बढ़ गया। यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर दोनों खेमों का भारत पर शुरुआत से ही बहुत दबाव था। पश्चिमी देश यूक्रेन को भी G20 में बुलाने का प्रेशर बना रहे थे, लेकिन भारत ने यूक्रेन को नहीं बुलाया और ज्वाइंट स्टेटमेंट में भी सधे हुए शब्दों का इस्तेमाल कर आम सहमति भी बना ली, जिससे भारत ग्लोबल लीडर के रूप में खुद को स्थापित करने में कामयाब रहा। ज्वाइंट स्टेटमेंट पर आम सहमति विकसित देशों के लिए एक मैसेज भी है कि सिर्फ उनका वक्त नहीं है, बल्कि विकासशील देशों का समय आ चुका है। दिलचस्प और इंपॉर्टेंट यह है कि सहमति के बाद जारी घोषणा पत्र में खासतौर पर ब्राजील, इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका जैसे देशों का जिक्र हुआ। इसमें भी विकासशील देशों के सामने खुद को लीडर बताने का मैसेज छिपा हुआ था। अब बात करते हैं G20 के दूसरे सबसे बड़े पॉइंट की, जो अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करना था। पीएम मोदी ने इसका ऐलान किया और फिर अजाली ओस्मानी को उनकी कुर्सी पर बिठाया गया। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जरा फुल स्क्रीन में तस्वीर दिखाई किस तरह से अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया G20 की स्थायी सदस्यता में। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करना बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन में हमें अफ्रीकी महाद्वीप के 55 देश शामिल हैं। ऐसे में G20 जैसे बड़े ग्रुप में अफ्रीकन यूनियन के शामिल होने से दुनिया में नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा, जिसमें विकासशील देश और गरीब देशों को भी वैश्विक फैसले करने की व्यवस्था में प्रतिनिधित्व मिलेगा, भागीदारी मिलेगी। और अब आपको G20 की एक और उपलब्धि के बारे में बताते हैं। पीएम मोदी ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाने का ऐलान किया है। क्या है ये अलायंस? इस अलायंस में भारत, ब्राजील और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के ऐलान की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जिसका जो अलायंस है, जिसका ऐलान G20 में किया गया है। देखिए तस्वीरें, ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, जिसमें दुनिया के पावरफुल देश एक साथ आए मोदी के नेतृत्व में। एक तरफ आप ब्राजील के राष्ट्रपति को देख रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति, जापान के राष्ट्रपति, बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना जैसे तमाम नेता यहां पर मौजूद हैं। इस अलायंस को समझने के पहले आपको बायोफ्यूल के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। बायोफ्यूल से मतलब है ऐसी रिन्यूएबल एनर्जी जो बायोमास से तैयार होती है, यानी गन्ना, धान जैसी चीजों से तैयार होती है। एथेनॉल भी इसी कैटेगरी में आता है। एथेनॉल को लेकर एक खास शो हमने इंडिया बोल रहा है में आपको दिखाया था और बताया था कि भारत किस तरह से एथेनॉल चलाने वाली गाड़ी को लॉन्च कर चुका है। दरअसल बायोफ्यूल को पारंपरिक फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोल और डीजल की तुलना में एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इनके इस्तेमाल से कम प्रदूषण होता है। भारत इससे पहले ग्लोबल सोलर अलायंस की शुरुआत भी कर चुका है। अब आपको ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में भी विस्तार से बताते हैं। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, इस अलायंस का उद्देश्य क्या है, इससे भारत को क्या फायदा होगा। इस अलायंस के फाउंडर मेंबर भारत, अमेरिका और ब्राजील हैं,
जिसके लॉन्च के बाद ही अर्जेंटीना और इटली जैसे कुल 11 देश इसके साथ जुड़ गए हैं। इस अलायंस का उद्देश्य बायोफ्यूल के मामले में ग्लोबल पार्टनरशिप को और बढ़ाना और मजबूत करना है। साथ ही इसके इस्तेमाल को भी तेजी से लार्ज स्केल पर ले जाना है। भारत की पेट्रोलियम पर निर्भरता कम करने की दिशा में, दुनिया की पेट्रोलियम पर निर्भरता कम करने की दिशा में ये एक अहम कदम है। इससे आम लोगों को सस्ते में ईंधन मिलेगा। साथ ही देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से काफी अहम है, क्योंकि अभी दुनिया में अमेरिका, ब्राजील और भारत 3 देश ऐसे हैं जो 80% इथेनॉल का उत्पादन करते हैं। सबसे ज्यादा उत्पादन ब्राजील में होता है और सबसे ज्यादा जो डिपेंडेंसी है इथेनॉल पर वो ब्राजील की ही है। ब्राजील में 25% तक ही ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, बाकी बायोफ्यूल से वहां गाड़ियां चलती हैं। लेकिन भारत की हिस्सेदारी इसमें 3% की है। भारत धीरे धीरे इथेनॉल का उत्पादन और तेज कर रहा है। ऐसे में इस अलायंस के जरिए जब खपत बढ़ेगी तो भारत में उत्पादन भी बढ़ जाएगा, जिसका फायदा सीधे तौर पर भारत को होगा, भारत के किसानों को होगा, उन किसानों को होगा जिनको अभी तक गन्ने की उचित कीमत नहीं मिलती थी। गन्ने के अलावा जिन फसलों से, जैसे वो गेहूं, चावल, आलू, जिस भी चीज से इथेनॉल बनाया जाएगा, उन किसानों को भी इसका सीधा फायदा होने वाला है। इसके अलावा रेल लिंक प्रोजेक्ट पर भी सहमति बड़ी कामयाबी है, जिसके बारे में हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया। वहीं मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक को मजबूत करने पर बातचीत हुई, जिस दौरान सभी देशों ने बेहतर, बड़ा और ज्यादा कारगर इसे बनाने पर सहमति दी है, जिससे ग्लोबल साउथ की प्रायोरिटी इस पर रहेगी। गरीब देशों को विकास में मदद मिलेगी। इसके साथ ही भारत के लिहाज से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सहयोग बढ़ाने का G20 में फैसला लिया गया है। भारत ने GDPIR यानी ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी की स्थापना करने की योजना रखी है, जिसका G20 देशों ने स्वागत किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आपको वो भी सुनवा देते हैं। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सोशल, डिजिटल तथा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व पैमाने पर निवेश हो रहा है। इससे हम एक विकसित भारत की मजबूत नींव रख रहे हैं। ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी बनेगा तो इसका फायदा क्या होगा? भारत को बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि यूपीआई जैसे ट्रांजैक्शन सिस्टम से भारत इस सेक्टर का बॉस है। पूरी दुनिया में यूपीआई की मांग की जा रही है, हर कोई यूपीआई में दिलचस्पी दिखा रहा है। ये देखते हैं क्या क्या फायदा होने वाला है। दुनिया में उभरते हुए इस सेक्टर में भारत इस वक्त बहुत आगे है। भारत में अगस्त तक 10 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन अगस्त में हुए। करीब 30 देशों में यूपीआई सिस्टम सेटअप की मदद मांगी है। 8 देशों के साथ भारत ने MOU साइन कर दिए हैं और कई देशों में इस वक्त भारत को छोड़कर यूपीआई सिस्टम काम कर रहा है और इसकी तारीफ भी हो रही है। यानी भारत के साथ साथ विकासशील देश और गरीब देशों के लिए नई दिल्ली में आयोजित G20